हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट किया। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं उसे एक साथ हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जितना भी प्रोसेस होता है उसे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रोसेसेस हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ पीईसी, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सीड और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डबल फर्टिलाइजेशन में देखा था कि एम्ब्रायो सेक के अंदर एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है और एक जाइगोट बन जाता है। तो ये ऊपर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो ट्रिप्लोइड है, और ये नीचे में जाइगोट है, और जाइगोट जो होगा वो डिप्लोइड होगा। अब इसका डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के रूप में होगा और इसका डेवलपमेंट एम्ब्रायो के रूप में होगा। तो एक जरूरी बात हम लोगों को समझना है, इस दोनों में पहले इसका डेवलपमेंट होता है। मतलब पीईसी और जाइगोट को यदि हम लोग कंपेयर करें, तुलना करें, तो पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट होता है और फिर उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और इसी के साथ ओव्यूल जो है वो सीड में बदलने लगता है और ओवेरी फ्रूट में बदलने लगता है। तो यदि हम लोग बारी बारी से समझने का कोशिश करें तो केवल इस दोनों के डेवलपमेंट में ये पहले और ये बाद में होता है, और साथ में सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो पहले इसका डेवलपमेंट क्यों होता है, हम लोग इस बात को पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवीजन करते हुए एक टिश्यू में बदल जाता है, और उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, काफी ज्यादा पोषक तत्व होता है। और इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है जाइगोट, और जब जाइगोट इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करना शुरू करता है तब जाकर के फिर इस जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसीलिए जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट होता है, और इसके डेवलपमेंट के बाद जब इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो फिर साथ में सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म के रूप में डेवलप करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। यह पहला सेंटेंस लिखा गया है डेवलपमेंट ऑफ पीईसी में। फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप करता है एंडोस्पर्म के रूप में, और एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। अब इस बात को यहां से समझिए, इसके डेवलपमेंट के बाद इसका डेवलपमेंट होता है और इसी के साथ सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बन जाता है तो ओव्यूल भी सीड में बदल जाता है। तो हम लोग एंडोस्पर्म के डिफिनेशन में लिखेंगे कि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और यह न्यूट्रिटिव टिश्यू सीड के अंदर में प्रेजेंट होता है। और चूंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का 3 सेट होता था, यह ट्रिप्लोइड होता था, इसीलिए इस सेल से बनने वाले टिश्यू जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, उसका एक एक सेल ट्रिप्लोइड होगा। ट्रिप्लोइड का मतलब है क्रोमोसोम का 3 सेट, और चूंकि एंडोस्पर्म का सेल एक एक सेल ट्रिप्लोइड होता है, इसीलिए एंडोस्पर्म फिजियोलॉजिकली काफी एक्टिव होता है, सेल डिवीजन तेजी से करता है, मतलब कि ग्रोथ तेजी से करता है, और इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। इस बात को हम लोग अगले लाइन में लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है? सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लोइड। एंडोस्पर्म का सेल ट्रिप्लोइड होता है, इसलिए फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है, मतलब इसमें बहुत सारा फंक्शंस होता रहता है, और यह बढ़ता है तेजी से, डिवाइड फास्टर एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, और इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। और जैसा कि मैं सबसे पहले समझाया था कि ये जो एंडोस्पर्म है ये इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसीलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट पहले होता है। तो ये तीसरे पॉइंट में है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रायो, जाइगोट से जो एम्ब्रायो डेवलप करता है उसको। सो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अकर्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट होता है बिफोर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और डेवलपमेंट के बेसिस पर 3 तरह का एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और यह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे कॉमन एंडोस्पर्म है। तो अब हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को समझते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम को देखिए,
ये एम्ब्रायो सेक का इनिशियल स्टेज है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इन विच ओनली 2 सेल्स आर प्रेजेंट, वन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड अनदर इज जायगोट। और पहले इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग पहले टाइप के एंडोस्पर्म को समझ रहे हैं जिसका नाम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट के बेसिस पर एंडोस्पर्म 3 टाइप्स का होता है, तो पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो सबसे कॉमन है। तो देखिए इस जायगोट को रहने देते हैं क्योंकि इसका डेवलपमेंट तो बाद में होगा। तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट को समझते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को समझते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस बढ़ता है। जायगोट यहां जैसे का तैसा है और यह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस सबसे पहले बंटने लगता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में बंटने लगता है। और चूंकि केवल न्यूक्लियस ही रहता है इसलिए अंदर में बीच में एक छोटा खाली जगह बन जाता है जिसे हम लोग सेंट्रल वैक्यूल कहेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस बटा है, तो ये जितना भी है ये फ्री न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस का प्लूरल। और केवल न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण बीच का जगह खाली है जिसे बोलेंगे वैक्यूल। और ये नीचे में जायगोट है जिसका डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। और ये जो स्टेज है एंडोस्पर्म का इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। देखिए न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस लगातार बढ़ता है इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारे स्वतंत्र न्यूक्लियस में। दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यह अवस्था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, जो कि हम लोगों ने डायग्राम से देखा। और डायग्राम से एक खास बात को समझा, केवल न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण बीच का जगह खाली है जिसे हम लोग वैक्यूल कहेंगे। अब यहां तक होने के बाद न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से घिरेगा और सेल वॉल से घिरेगा। तो समझने का कोशिश कीजिए, न्यूक्लियस काफी छोटा स्ट्रक्चर है सेल की तुलना में। और जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से घिरता है फिर सेल वॉल से घिरता है तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है सेल। तो अब जब प्रत्येक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से घिरेगा, सेल वॉल से घिरेगा, तो न्यूक्लियस ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि जो न्यूक्लियस था वो सेल में बदल गया। और तुलनात्मक रूप से सेल की तुलना में न्यूक्लियस काफी छोटा होता है। तो इसलिए अंदर अब ज्यादा जगह चाहिए और उस जगह को फुलफिल करने के लिए यह वैक्यूल गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यह जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस था, अब सारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सेल वॉल से घिर करके सेल में बदल गया है। तो अंदर का जो जगह था वो जगह अब बढ़ गया। और एंडोस्पर्म अब सेलुलर हो गया। और एक बात जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो एम्ब्रायो सेक था अब वो सीड है। तो इस तरह से ये जो एंडोस्पर्म बना इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे क्योंकि पहले न्यूक्लियस बना और फिर वो न्यूक्लियस बाद में सेल में ट्रांसफॉर्म हुआ, मॉडिफाई हुआ। तो लास्ट लाइन है, सब्सिक्वेंटली बाद में प्रत्येक न्यूक्लियस घिरता है साइटोप्लाज्म से और सेल वॉल से, इसीलिए एंडोस्पर्म हो जाता है सेलुलर। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल चूंकि ये सबसे कॉमन था तो इसके एग्जाम्पल में आता है मेज, व्हीट, राइस, सनफ्लावर etc। अब कभी कभी क्या होता है किसी किसी प्लांट में यह न्यूक्लियस जो है वो सेल में कन्वर्ट नहीं होता है, यहीं तक होकर के रह जाएगा, आगे का स्टेज नहीं होगा किसी कारण से। हम लोगों ने इसको समझा, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है कोकोनट में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नारियल का जो पानी होता है उसमें केवल फ्री न्यूक्लियाई होता है, केवल फ्री न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है लेकिन वो न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट नहीं होता है।
तो हम लोग इस बात को अब यहाँ नोट करके लिखते हैं जिससे क्वेश्चन रहता है। हम लोग एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे थे जो कि कोकोनट में होता है, नारियल में होता है। तो जैसा कि हम लोग कोकोनट को देखे हैं, कोकोनट का बीच का जो हिस्सा होता है उसमें जो वाटर होता है, और वाटर जहाँ पर होता है वो खाली जगह है, वो वैक्यूल है, और उसके चारों तरफ सफ़ेद गूदा होता है, वाइट कर्नल होता है। तो ये मान लीजिए वाइट कर्नल है चारों तरफ, और ये यहाँ पर नारियल का पानी है, कोकोनट वाटर है। तो इस कोकोनट वाटर में बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म है, और उसमें से बहुत सारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल में बदल गया है, जो कि चारों तरफ प्रेजेंट होता है वाइट स्ट्रक्चर के रूप में। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के साथ इस वैक्यूल में प्रेजेंट होता है और वो सेल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसी बात को नोट करके लिखा गया है, वाटर ऑफ कोकोनट कंसिस्ट ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, नारियल का पानी बना होता है बहुत सारे न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल, और वो जो घिरा हुआ वाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस है, वो साइटोप्लाज्म से घिरा है, सेल वॉल से घिरा है, यानी कि सेल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को समझा जिसका नाम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो सबसे कॉमन है, और इसका एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के साथ रह जाता है, जो कि नारियल में होता है, जिसको हम लोगों ने समझा है, जिसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। अब हम लोग दूसरे तरह के एंडोस्पर्म को समझते हैं जिसका नाम सेलुलर एंडोस्पर्म है, और ये काफ़ी आसान है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये बीच वाला जो सेल है, इस सेल का नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और यहाँ पर जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। तो अभी हम लोगों को जायगोट की बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम लोग एंडोस्पर्म को समझ रहे हैं जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनता है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है, तो प्रत्येक न्यूक्लियस का डिवीजन, ईच न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। मेरी बात को समझिए, और उसके लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बदल गया, और फिर साइटोप्लाज्म भी बंट गया, इस तरह से दो सेल बना। अब फिर यदि हम लोग दोनों सेल की बात करें तो इस ऊपर वाले सेल का न्यूक्लियस दो में बदला, फिर साइटोप्लाज्म भी बट गया, नीचे वाले सेल का न्यूक्लियस दो में बटा, और फिर साइटोप्लाज्म भी बट गया। तो शुरू से ही यहाँ पर सेल का निर्माण हो रहा है, और इसे हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसके थ्योरी में लिखा गया है, ईच न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियस का बंटवारा इज फॉलोड बाय, उसके पीछे हो जाता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। सो एंडोस्पर्म बिकम्स, इसीलिए एंडोस्पर्म रहता है सेलुलर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही एंडोस्पर्म में सेल होता है। ये देखिए शुरू से ही सेल है, ऐसा नहीं कि पहले न्यूक्लियस और बाद में सेल बनेगा, तो शुरू से ही सेल है। एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म, और ये जिस प्लांट में, जिस फ्लावर में होता है उसका नाम है बाल्सम, धतूरा और पिटूनिया। अब हम लोग लास्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को समझते हैं जिसका नाम है हेलोबियल एंडोस्पर्म। यह न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का कंडीशन है, बीच का एंडोस्पर्म का टाइप है। तो पहला सेंटेंस यही लिखा हुआ है कि यह इंटरमीडिएट टाइप है, एक बीच का प्रकार है न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म का। अब इसमें क्या होता है, तो यहां हम लोग समझते हैं ये एक स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रायोसेक है, इसमें ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये जायगोट है। अब देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दो सेल में बंट जाता है और अनइक्वल सेल में बंटता है। पहले तो दो न्यूक्लियस बटा और फिर ट्रांसवर्जल साइटोकाइनेसिस हुआ तो दो सेल बना और ये अनइक्वल सेल है, एक सेल बड़ा है और दूसरा सेल छोटा है। जो बड़ा सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ है और जो छोटा सेल है वो चलाजा की तरफ है। अब इसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है प्रत्येक सेल का वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह होता है। मतलब पहले प्रत्येक सेल से अब बहुत सारा न्यूक्लियस बनता है। देखिए ये ऊपर वाले सेल से न्यूक्लियस बना और फिर ये नीचे वाले सेल से बहुत सारा न्यूक्लियस बना। अब ये सारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से घिर करके बदल जाएगा सेल में। तो ऊपर की तरफ जो सेल था, चलाजा की तरफ जो सेल था, ये नीचे की तरफ वाले सेल से बना हुआ एंडोस्पर्म है
और ऊपर की तरफ जो सेल है, चलाजा की तरफ जो सेल है, इससे जो एंडोस्पर्म बनता है उसकी संख्या कम हो जाती है। ये देखिए, इसकी संख्या कम है, काफी कम है, ये काफी कम है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। फिलहाल हम लोग हेलोबियल एंडोस्पर्म को समझते हैं। पहला लाइन हम लोग समझ चुके थे कि ये बीच का कंडीशन होता है न्यूक्लियर और सेलुलर का। अब देखिए दूसरा, पहला डिवीजन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का ट्रांसवर्जल साइटोकाइनेसिस के द्वारा होता है, पूरा होता है, और इसीलिए दो अनइक्वल सेल बनता है, बड़ा वाला माइक्रोपाइल और छोटा वाला चलाजा की तरफ। ये देखिए, बड़ा वाला माइक्रोपाइल की तरफ है और छोटा वाला चलाजा की तरफ है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेल्स, अब आगे का डेवलपमेंट दोनों सेल का टेक्स प्लेस, वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। मतलब पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा और फिर वो न्यूक्लियस घिरेगा साइटोप्लाज्म से। तो ये जो मैं दो कलर में सेल को दिखाया हूं, एंडोस्पर्म को दिखाया हूं, ये जो ऊपर में रेड कलर का है, तो ये कह सकते हैं कि ये चलाजा की तरफ वाला एंडोस्पर्म है। ये पूरा एक साथ कहलाएगा हेलोबियल एंडोस्पर्म, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वो चलाजल एंडोस्पर्म है और नीचे की तरफ जो है वो माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म है। तो चलाजल एंडोस्पर्म सीमित रह जाता है, तो इस बात को लिखेंगे, चलाजल एंडोस्पर्म रिमेन्स लिमिटेड, ये लिमिट में रहता है, और माइक्रोपाइलर एंडोस्पर्म ज्यादा मात्रा में रहता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर का नाम है हेलोबियल, और ये ऑर्डर जिस क्लास का है उस क्लास का नाम है मोनोकोट। मतलब एंजियोस्पर्म फाइलम में दो क्लास, मोनोकोट और डाइकोट। तो मोनोकोट क्लास का एक ऑर्डर है हेलोबियल, और इस हेलोबियल ऑर्डर में जितने भी प्लांट है, इस ग्रुप में जितने भी प्लांट है, उसमें जो एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका नाम हेलोबियल एंडोस्पर्म है, और जिसके मतलब को हम लोगों ने समझा। अब यहां पर आप लोग दो पॉइंट को लिखेंगे मेरी बात को सुन करके, जो काफी आसान है। इसमें पहला पॉइंट है कि गैमेट हैप्लॉइड होगा, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। और दूसरी बात है, अनाज जो होता है, सीरियल्स जो होता है, उसका एंडोस्पर्म मोटा होता है, जिसे हम लोग एल्यूरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग एल्यूरोन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। तो अनाज का एंडोस्पर्म मोटा होता है, उसे एल्यूरोन कहते हैं, और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड एंड गैमेट हैप्लॉइड। ये भी बात को ध्यान में रखनी है। इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को पढ़ा। अब हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट पढ़ना है। लेकिन एंडोस्पर्म से रिलेटेड एक छोटा सा बात रह गया, जैसे कि किसी किसी प्लांट में एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है डेवलपिंग एम्ब्रायो, और किसी किसी प्लांट में एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करता है डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो इस बेसिस पर सीड दो तरह का हो जाता है। तो हम लोग कहां, किस प्लांट में एंडोस्पर्म रहता है और किस में समाप्त हो जाता है, मतलब किस में एंडोस्पर्म को कंज्यूम पूरी तरह से नहीं करता है डेवलपिंग एम्ब्रायो, और किस में एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है डेवलपिंग एम्ब्रायो। इस बात को हम लोग सीड में पढ़ेंगे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ सीड को पढ़ेंगे। अब हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को पढ़ना है, और हम लोग सबसे पहले इस बात को लिखेंगे कि जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रायो के रूप में होता है, और फिर हम लोग एम्ब्रायो को पढ़ना शुरू करेंगे।